नमस्कार, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। आज हम लोगों के साथ एसएससी जीडी में ऑल इंडिया रैंक 7th जिनको मिली है मधुपाल, वो आज हमारे साथ हैं, जो जो हमारी बहुत पुरानी स्टूडेंट भी रही हैं और उनको ऑल इंडिया रैंक 7 मिला है एसएससी जीडी में। और एसएसएफ मिला है इनको। इनका फर्स्ट चॉइस भी एसएसएफ था, तो इतना अच्छा मार्क्स और रैंक होने की वजह से जो इनको चॉइस मिली, फर्स्ट चॉइस मिली, वो जो इन्होंने फिल की थी वही इनको मिली है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा मधु से आपका इंटरव्यू कराऊंगा, जिसमें हम आपको इन्होंने कैसे तैयारी की, इन्होंने उनकी मतलब तैयारियों में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कठिनाई आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक एस्पिरेंट होने के नाते जिन लोगों ने बहुत बड़ा अपने जीवन में कुछ अच्छा अचीव किया है, जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको ये सीखने को मिलता है कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, कैसे कैसे मेहनत की है, कहाँ कहाँ पे कमियां आई, कहाँ कहाँ से क्या क्या सीखा, है ना। तो सबसे पहले जो मधु से मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा, वो आप अपने बारे में पहले कुछ बताएं। अ, पहले तो सबसे पहले मेरा नाम मधुपाल है और मेरा एसएससी जीडी में ऑल इंडिया रैंक 7 आई है और एसएसएम मिला है। और ये मेरी फर्स्ट चॉइस भी थी, तो मुझे मिल गई। तो ऐसे काफ़ी सारे वगैरह की कोचिंग के नोट्स वगैरह से उसी से मेरा सब ये हुआ। और है ना। तो अब आप थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, मतलब किस तरीके की फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, है ना। कैसे कैसे, मतलब क्या मम्मी का सपोर्ट, पापा का सपोर्ट, या कहाँ कहाँ से फैमिली से क्या क्या सपोर्ट रहा, उसके बारे में कुछ बताइए। फैमिली बैकग्राउंड, हम लोग तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं। और मम्मी पापा तो बहुत सपोर्टिव रहे हैं, हमेशा से ही पढ़ने पर सपोर्ट करते रहे हैं। और कुछ नहीं, बस पढ़ाई ही रही है, पढ़ाई करते रहे हैं हमेशा से। और वही उसी से मम्मी पापा का ही फुल सपोर्ट रहा है घर में, फैमिली में। और सब लोग वैसे भी, दादी बाबा भी लोग हैं, बट साथ में सब लोग हैं, मम्मी पापा का ज़्यादा सपोर्ट ज़्यादा भी है। चलो ये बताओ कि टोटल मार्क्स कितने मिले आपको इस बार एसएससी जीडी में, फाइनल टोटल मार्क्स कितने मिले। इस बार मेरे थे 147.32 अच्छा। टोटल चलो मार्क्स थे। बहुत अच्छे मार्क्स हैं। आउट ऑफ 160 148 नंबर लाना, 147 नंबर लाना एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आप ये बताएंगे कि इंडिविजुअल आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी में लगभग कितना कितना मार्क्स मिला है। मेरे मैथ में तो 18 थे और ठीक है। रीजनिंग में 19 थे। हिंदी में मेरे टोटल थे, और जीएस का इतने अच्छे से मुझे याद नहीं है, काफ़ी दिन भी हो गए। और स्क्रीनशॉट तो था वो, पता नहीं इधर चलिए उधर कोई गया। बात नहीं। तो इन्होंने बताया कि इनके जो मैथ्स में थे वो 18 क्वेश्चन सही थे आउट ऑफ 20, और रीजनिंग में 19 सही थे, और हिंदी में 20 में से 20 क्वेश्चन सही थे। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एग्जाम में से ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो आपको टफ लग रहा था जब आप एग्जाम देने गए तो। एग्ज़ाम में तो जीएस ही होती है, कहीं से भी कुछ भी पूछने को। तो बस वही थोड़ा-सा लग रहा था, बाकी तो सब ठीक था। मॉक देते रहे, उसी से सब ठीक हो गया था। वही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलो बहुत का अच्छा ही था। है ना। और ये बताओगे आपने इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन में कौन सा सब्जेक्ट चुना था आपको जब। हिंदी हिंदी ही था। हिंदी, हिंदी, अच्छा हिंदी में 20 हिंदी था। अचीव भी किया, चलो हाँ। बहुत अच्छी बात है। ये आप लोग अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसका हाँ। जो सब्जेक्ट अच्छा है वो उस पे काम करे, है ना। इनका हिंदी अच्छा था तो इन्होंने हिंदी किया। तो कौन कौन सी बुक्स प्रेफर की थी आपने, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो कौन कौन सी बुक्स प्रेफर की। सबसे पहले तो मैथ के लिए तो मैंने स्टार्टिंग में किरण की ली बुक, उससे थोड़ा-सा पढ़ा। फिर इसके बाद में उसमें समझ में थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि ऐसे कैसे कवर होगा। फिर कोचिंग से सारे नोट्स बने हुए थे, उसी से सारा क्लियर करा। फिर मॉक देते रहे। मैथ के लिए तो सबसे ज़्यादा मॉक दिया है, उसी से कवर हुआ है। और कोचिंग के नोट्स थे, उन्हीं को रिवीजन करा, सारे टॉपिक वाइज़ कवर कर लिए और मॉक दिया। और हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की थी बुक, और रीज़निंग भी मॉक से ही ज़्यादातर कवर हुआ है। सारे मॉक दे के नोट्स बना लेते थे खुद से ही, और वही ज़्यादातर अगर जीएस के लिए कुछ पर्सनली आप इन लोगों को सजेस्ट करना चाहोगे तो क्या करना चाहोगे। जीएस के लिए तो थे कोचिंग के सर थे, अजीत सर और अमित सर। उनका भी काफ़ी रहा है, उनके नोट्स पढ़े हैं। इसके बाद में जो नहीं क्लियर हो रहे थे, जिनमें दिक्कत लग रही थी, तो मैंने खान सर के भी नोट्स पढ़े हैं थोड़े से। उनके भी नोट्स पढ़े, और फिर मॉक देते रहे। फिर जो टॉपिक जैसा था, मॉक के नोट क्वेश्चन नोट कर लेते थे, और पेपर के टाइम सारे उन्हीं को रिवीजन करा, सबसे ज़्यादा तो उन्हीं को। तो देखिए इन्होंने बताया कि अजीत सर और अमित सर से ये कंटिन्यूअस जो कोचिंग में पढ़ती रही हैं, उनको उन पे बहुत फॉलो किया, और जहाँ जहाँ पे परेशानी हुई तो फिर ऑनलाइन खान सर की भी मदद ली, है ना। और इसके बाद आप ये बताएंगे कि आपकी जब एग्जाम दे रहे थे तो उसमें क्या स्ट्रेटेजी थी कि आप नेगेटिव मार्किंग से बच पाए। मतलब कुछ लोग सोच के चल रहे होंगे कि आजकल बहुत बड़ी परेशानी है बच्चों के साथ कि वो फंस जाते हैं नेगेटिव मार्किंग के फेर में, तो आप उससे कैसे बचें।
नेगेटिव मार्किंग का तो जो आ रहा है क्वेश्चन उन्हीं को करना है, जो नहीं आ रहा है उनको टच नहीं करना है। ऐसे ही था। और जो आ रहे हैं उनको करते जाओ, बाकी स्किप करते जाओ। स्किप करने का भी था लास्ट में, जो फिर डाउट में था, फिर उसमें भी होता है कि एलिमिनेट कर दो क्वेश्चन। जैसे कि ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन है तो उसमें से एलिमिनेट करना आ गया, तो 2 में से कभी लगा सकते हैं अगर जो लग रहा है ऐसे। और वैसे माइनस मार्किंग है तो ज़्यादा वैसे नहीं करेंगे कि करना ही है, छोड़ दो। जो आ रहा है बस उतना ही करना है। हाँ, तो देखिए बता रहे हैं कि मतलब जब आप एग्जाम कर रहे हैं तो क्वेश्चन एलिमिनेशन, जो ऑप्शन एलिमिनेशन होता है उस मेथड का यूज करिए कि अगर आप दो चार में से कोई 2 या 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और कोशिश ये करें कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनको हाथ ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि आपका सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या था, कि मैथ्स में क्या स्ट्रेटजी था आपका तैयारी करने का, या रीजनिंग में क्या स्ट्रेटजी था, या जीएस में या हिंदी में क्या स्ट्रेटजी था, तो क्या स्ट्रेटजी रखा है आपने तैयारी करने के लिए? मैथ्स का तो था कि नोट्स थे, और जो यहाँ से टॉपिक कोचिंग से कवर किए, फिर उस उनको पढ़ा और 1-2 बुक ली। फिर बुक से ऐसा लग रहा था कि खुद से नहीं हो पाएगा, बुक पर्टिकुलर कोई नहीं, ऐसे नहीं होगा। फिर थोड़े दिन कोचिंग की, फिर घर पर ही पढ़ाई शुरू कर दी। कोचिंग का तो ऐसे 1 डेढ़ साल किया होगा कोचिंग। फिर जब सारे टॉपिक कवर हो गए, जब लगा कि अब टॉपिक तो कवर हो गए, बस टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है, तो अब टाइम मैनेज अपने हाथ में है, तो वो घर पर रह के मॉक दिए सबसे ज़्यादा। और रीजनिंग के लिए तो बताया कि बस मॉक देते रहे, उन्हीं से क्वेश्चन करते रहे। पर डे का बना लेते थे कि आज 50 क्वेश्चन करने हैं, आज 100 क्वेश्चन करने हैं, तो उतने करने हैं तो करने हैं। वही ऐसे ही बस होता रहा, मॉक से ही कवर हुआ। और कोचिंग के नोट्स थे, बाकी कुछ ऑनलाइन भी पढ़ा, और ऑफलाइन ऑनलाइन सब ऐसे ही, जैसे जहाँ से हमको लगा कि कैसे करना है, ये टॉपिक नहीं कवर हो रहा है, वैसे जैसे ठीक लगा, किसी ने बताया तो उसका ऐसे करके सारे ऐसे टॉपिक कवर कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि जब जितने भी मॉक टेस्ट थे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिया। तो रीजनिंग के लिए स्ट्रेटेजी क्या रही, मैथ्स के लिए तो इनका ये मानना है मेरे हिसाब से कि पहले सारे टॉपिक्स पे अच्छे से काम कर लिया जाए, उस पे उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए जाएँ, हाँ, मॉक है ना? टेस्ट। मॉक टेस्ट, और उसके बाद मॉक टेस्ट जब दे रहे होंगे तो वहाँ पे जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत हो रही है तो उनको दोबारा मेरे हिसाब से हाँ, सही कर लेना हाँ, चाहिए, है ना? उनको ऐसे ही कुछ तो? अच्छे से पढ़ लो हाँ, उनको, चलो। और फिर उन्हीं पर काम करो तो ये एकदम। कब कब से आपने कॉम्पिटिशन की तैयारी लगभग कब से स्टार्ट की थी? ये 2020-21 ऐसे ही की थी, 20-21 से अच्छा। स्टार्ट की थी अच्छे से। और अच्छे से जब 1-2 दिए एग्ज़ाम, फिर थोड़ा-सा लगा कि ऐसे नहीं, फिर सबसे ज़्यादा तो 22, हाँ 22 से, स्टार्टिंग 22 से ऐसा लगा कि ऐसे नहीं होगा, फिर तब ज़्यादा फोकस किया। 20-21 में तो ऐसे ही था कि सब कोचिंग जा रहे हैं तो हम भी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। फिर कोचिंग में जाते-जाते फिर वहाँ पर जब पता चला कि ऐसे-ऐसे भी बच्चे हैं, हमसे इतने तेज़ हैं, तो मेरा क्या होगा? फिर वहाँ से पता चला, फिर और बच्चों के साथ में ऐसे ही फ्रेंड्स लोगों के, तो फिर कोचिंग 22 से अच्छे से फोकस कर लिया, तभी से। लास्ट एग्जाम जीडी के एग्जाम से पहले कौन कौन से एग्जाम, मतलब इससे पहले भी कुछ एग्जाम दिए होंगे हाँ, आपने, कौन एग्ज़ाम कौन से दिए। एग्जाम दिए? इसके पहले जीडी का दिया, उसके पहले एमटीएस का दिया था, तो उसमें नहीं हुआ। जीडी का दिया था, फिर नहीं हुआ। फिर इसके बाद में देखा उसमें क्या हो रही गलतियाँ, कैसे सुधारें, तो सब सब देख के फिर इसके बाद में, उसके बाद में पेट का भी दिया था, तो उसका तो कुछ इतना अभी तक नहीं हुआ। और दिल्ली पुलिस का था, एडब्ल्यूओ टीपीओ का, उसमें तो हो गया, फिर उसका हो गया। दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपीओ का उसके बाद में एग्ज़ाम लगा था, फिर उसके बाद में तो जीडी का ही लगा था। तो दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपीओ में ज़्यादातर हो ही गया है। उसका रिटन भी हो गया है, फिजिकल भी हो गया है, अभी डिक्टेशन बाकी है उसकी। तो तो दिल्ली पुलिस में भी इनका ऑलमोस्ट पूरा सिलेक्शन हो चुका है, सिर्फ डिटेंशन का पोर्शन है जो बाकी है। तो अब अभी वैसे भी एसएसएफ मिल चुका है, फिर भी अगर इनको टाइम मिलेगा तो शायद दिल्ली पुलिस की डिटेंशन देने जरूर ये जाएंगे। तो चलिए, अभी अच्छा ये डिक्टेशन। बताएंगे आप, जो एग्जाम जिनसे आप जिन एग्जामों में आप फेल हुए उनसे क्या और कैसे कैसे सीखने को मिला? उनमें क्या था, एक तो टॉपिक नहीं अच्छे से कवर हुए थे, स्टार्टिंग फेज था, फिर टाइम भी मैनेज नहीं हो पा रहा था। उसमें क्वेश्चन समझ में आते थे कि नहीं है, ये क्वेश्चन करने लायक है, लेकिन टाइम की वजह से वो छूट जाते थे। टाइम भी नहीं मैनेज हो पा रहा था, तो फिर ऐसे ही उनको, उनमें देखा क्या गलतियां हो रही, घर आके फिर मॉक दे के, फिर मॉक पर काम किया। उन जो जो जिसमें दिक्कत हो रही थी उसको देखा, कवर किया, पढ़ा अच्छे से, दोबारा से रिवीजन करा। और जिसमें दिक्कत हो रही थी अच्छे से पढ़ के फिर दोबारा से मॉक देना स्टार्ट किया, दोबारा से पेपर दिया, तो फिर इसमें हो गया। चलो, तो मतलब ये है कि जितने भी लास्ट के फेल्योर होते हैं ना, उससे हमेशा सीखना चाहिए। तो इन्होंने भी वही लास्ट के जो फेल्योर हुए, जो जीडी में नहीं हुआ, एमटीएस में नहीं हुआ, तो इन एग्जामों में क्या क्या कहाँ कहाँ पे कमियां रही,
क्या मतलब कौन-कौन से टॉपिक वीक रह रहे हैं, उन पे बात की, उन पे काम किया। उन पे जैसे काम किया उसके बाद फिर मॉक टेस्ट में वो धीरे-धीरे सही होना शुरू हो गए। तो लास्ट मतलब जब सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो फेल होते हैं ना, तो उस फेज़ से निकल पाना कई बार बहुत कठिन होता है। तो जब आप फेल हो रहे थे तो उस फेज़ से निकलने के लिए क्या कर रहे थे? ये था कि फेल हो गए हैं तो आगे भी ऑप्शन था। तो ऐसा था कि 1-2 दिन थोड़ा-सा लगता है कि अभी फेल हो गए हैं, क्या क्या होगा? फिर 1-2 दिन बाद अपना मूव करो, दूसरा है अपना आगे ऑप्शन तो उस पर फ़ोकस करो और उसी को लेके बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे जो है ऑप्शन उस पर फ़ोकस करो, आगे तैयारी करो, हो जाएगा आगे। बस यही था। देखिए, यहाँ पे ये सीखने को मिलता है कि जितना ज़्यादा ज जब आप फेल्योर हो जाते हैं तो उससे निकलने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप लास्ट फेल्योर से ज़्यादा चीज़ें हैं जो आगे आने वाली चीज़ें हैं उन पे फ़ोकस करें। क्योंकि 1-2 दिन 3 दिन जो बताया है अभी इसने मधु ने कि 1-2 दिन 3 दिन परेशानी होगी आपको जब आप फेल होंगे, लेकिन उसके बाद जो आगे आपको अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है, जो आगे आपको एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा फ़ोकस करें। है ना? तो आप ये बताएँगे आप कि एसएससी जीडी के लिए नोट्स कैसे प्रिपेयर किए और एग्ज़ाम टाइम को कैसे मैनेजमेंट किया? नोट्स तो मेरे कोचिंग के नोट्स थे ही ठीक है। और उनके ऑफलाइन के भी नोट्स थे और बाकी मॉक दिए थे तो मॉक के अच्छे से शॉर्ट्स नोट्स बना लिए थे। जो मैं दिक्कत हो रही थी टॉपिक में उनको अच्छे से नोट्स बना लिए थे। कुछ जब मेरा पेपर था पेपर टाइम में ज़्यादातर तो उन्हीं को रिवीजन करा क्योंकि सब कवर तो हो ही गया था। जिनमें पर्टिकुलर दिक्कत हो रही थी उनको पेपर टाइम में रिवीजन करा। ऐसे ही टाइम बना मैनेजमेंट करते थे। तो क्या था 1 महीने पहले तो सब कुछ छोड़ दिया था, केवल मॉक और उन्हीं का रिवीजन। नोट करो, मॉक दो और उनको नोट करो, एनालिसिस अच्छे से करना है। मॉक देने के बाद एनालिसिस तो अच्छे से करना है। ये नहीं है कि मॉक दे के छोड़ दिया और एनालिसिस नहीं करा, दूसरा मॉक देने लग गए, तो ऐसा नहीं करते थे। जब तक वो उसका एनालिसिस नहीं करेंगे अच्छे से, तब तक दूसरा मॉक नहीं देते थे। तो फिर उसमें जो दिक्कत होती थी, उनको अच्छे से नोट करते थे। नोट करने के बाद उन्हीं को रिवीजन करते थे। ज़्यादातर तो प्रीवियस ईयर से ही फँसता है। है ना? तो बहुत सारे मॉक्स के एनालिसिस मैंने भी आपके किए हैं अगर आपको याद है तो। हाँ, हाँ, बहुत बहुत सारे डाउट हुआ करते थे, तो क्या होता था कि छुट्टी होते ही कोचिंग के बाद में तो बहुत बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते थे, बहुत सारे डाउट हो जाते थे पूछने के लिए। तो ऐसे कोचिंग के टाइम भी कम से कम आधा 1 घंटा तो कभी-कभी ऐसे ही लग जाता था क्वेश्चन पूछने में, तब भी नहीं खत्म होते थे। यही रहता था और खुद कभी फ़ोन से लेके जाओ, कभी खुद के लिख के जाओ कॉपी में नोट करके, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो जाते थे। वो तो कोचिंग के बाद में या तो फिर कोचिंग टाइम में या फिर संडे की क्लास भी होती थी लंबी सी, तो उसके बाद भी कोचिंग वो नोट्स के सारे जो नोट्स में नहीं बनते थे क्वेश्चन, उनको पूछते थे ऐसे ही बाद में। है ना? तो फिर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और एनालिसिस नहीं करेंगे तो ऐसे मॉक टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। सब पहले आप टेस्ट दे लें, उसमें एनालिसिस से आप ये देखें कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं एग्ज़ाम में। अगर कहीं पे परेशानी हो रही है, जहाँ-जहाँ पे कमियाँ हो रही हैं, आप उनको सुधार करें। और जितने अच्छे से मॉक टेस्ट के एनालिसिस लेंगे, अगर आप 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो कम से कम 20 मिनट, 25 मिनट कम से कम आप एनालिसिस पे दीजिए। ठीक है? इसके बाद आप ये बताएँगे कि आपका डेली लगभग कितने टाइम पढ़ाई करते थे और रूटीन क्या था पढ़ाई करने का? लगभग मतलब एप्रोक्सिमेट आपको याद होगा कि लगभग कितनी देर पढ़ते थे? हाँ, ऐसे तो टाइम तो नहीं देखते थे। फिर भी ऐसे था कि एप्रोक्सिमेट हाँ, ऐसे था कि 7-8 8-10 घंटे तो हो ही जाता होगा। क्योंकि ऐसे बनाते थे टाइम का नहीं बनाते थे कि टाइम को शेड्यूल बनाना है, ये नोट कर लेते थे कि हमको इतने-इतने टॉपिक खत्म करने हैं आज और इतने टॉपिक खत्म हो जाएँगे, जितने जल्दी खत्म हो या बाद जितनी देर में खत्म हो, उनको खत्म करके ही दूसरा काम करना है। तो वो अब जितने जल्दी हम खत्म कर पाएँ, 8 घंटे भी हो जाते थे, कभी-कभी 10 घंटे भी हो जाते थे, कभी-कभी 5-6 घंटे में भी खत्म करके हो जाता था कवर मतलब कर लेते थे। लास्ट एग्जाम से जिसमें इन्होंने इतना अच्छा अचीव किया उससे पहले डेली का जो रूटीन था वो मिनिमम 5 घंटे तो था ही, उससे ज्यादा जब तक पूरा जो टारगेट था वो अचीव ना हो जाए तब तक चला करती थी पढ़ाई, ऐसा हाँ, कुछ है ना? हाँ, वो हाँ तब चलिए। तक कुछ और नहीं होता चलो होता था। बहुत बहुत अच्छा है ना। इसके बाद आप ये बताएंगे कि एग्जाम में जब आप एग्जाम देने गए तो उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनका रोल क्या था? मतलब जो पीवाईक्यूज थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप लगा के गए थे तो उनका क्या रोल रहा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा तो उन्हीं से फँसते हैं। वैसे ही क्वेश्चन हिंदी में तो क्या था, हम जिस दिन मेरा था पेपर उस दिन मॉक दे के गए थे और उसका एनालिसिस नहीं कर पाए थे। तो मेरा हिंदी में 2 क्वेश्चन ऐसे फँसे थे कि हम एनालिसिस अब उस वहाँ पर डाउट हो गया था कि कौन-सा सही होगा, पढ़ के तो आए हैं लेकिन एनालिसिस नहीं किया, मॉक में तो आज था ये क्वेश्चन, ऐसे था। तो सबसे ज़्यादा तो मॉक से ही क्वेश्चन फँसते हैं, उन्हीं को करो और उन्हीं का रिवीजन करो। प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, इनमें तो वही फँसेंगे। ये मैथ में होता है डिजिट इधर-उधर हो जाएगी, बाकी तो सब हिंदी में तो सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएँगे, जीएस में भी मिल जाएँगे सेम और रीज़निंग में भी कई बार होता है कि सेम मिल जाएँगे, ट्रायंगल
ट्रायंगल वगैरह सेम मिल जाते हैं, और उसमें मैथ में होते हैं कुछ डिजिट चेंज हो जाएंगे, लेकिन टॉपिक तो वही रहेगा, तो सब प्रीवियस ईयर ही रहता है ना? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत सारा फायदा मिला है। इनका बताना ये है कि हाँ, टाइप सेम रहते हैं। कई बार हो सकता है कि क्वेश्चंस के डिजिट्स चेंज हो जाएं, और हिंदी और जीएस के लिए बता रहे हैं कि जितना ज्यादा प्रीवाईक्यूज लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, तो उसमें से आपको ये पता चल जाता है कि सेम टू सेम क्वेश्चंस कई बार आपको सेम देखने को मिल जाते हैं। तो इसके बाद आप ये बताओगे कि मॉक टेस्ट आपने किस प्लेटफॉर्म से दिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, कैसे कैसे दिए मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट तो मैंने सबसे पहले तो ऑफलाइन दे रहे थे। कोचिंग में जॉइन किया था, तो कोचिंग में ऑफ टेस्ट हुआ करते थे, तो वहीं पर दिया। फिर इसके बाद में ऑनलाइन खरीद लिया, तो ऑनलाइन में टेक्स्ट बुक पर खरीदा था, और बिग बूस्टर। है ना? तो देखिए, टेक्स्ट बुक और बिग बूस्टर, ठीक है, ये दो चीजें हैं। और ऑफलाइन कोचिंग में जो एसटी होती थी, उसको प्रॉपर तरीके से वीक में 3 एसटीयां जो हम कराया करते थे, उस पे ये कंटिन्यूअस काम कर रही थी। तो तैयारी जब आप कर रही थी, तो तैयारी घर से रह के कर रही थी या लाइब्रेरी जा रही थी तैयारी करने के लिए? नहीं, लाइब्रेरी नहीं जॉइन की, घर से ही तैयारी की। अच्छा, घर पे प्रॉपर आपको वो माहौल मिलता था पढ़ाई हाँ, का, तो कोई परेशानी नहीं हुई? हाँ, घर में सब लोग सपोर्टिव थे और कोई परेशानी नहीं होती, तो घर पे ही पढ़ाई की, लाइब्रेरी नहीं जॉइन की। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बहुत सारे मैं लड़कियों के एंड से आके देखूं, तो ये एक बहुत प्रॉपर क्वेश्चन है कि लड़की होने की वजह से बीइंग अ गर्ल कई बार परेशानी होती है तैयारी में, तो उसमें क्या क्या परेशानियां आती हैं और क्या क्या परेशानियां आई और उनको कैसे हैंडल किया आपने? तो ये तो सबके साथ होता है। मेरे को लगता है कि देखो, क्या होता है, रिलेशन में सब लोग प्रेशर होने लगता है कि क्या है, कब तक पढ़ना है ये, अब तो अब नहीं हुआ, अगर जो ना हुआ तो क्या होगा, यही होता है। लेकिन घर में मम्मी पापा सपोर्टिव थे, तो सब अच्छा रहा, उन्होंने सपोर्ट किया। और सबसे ज़्यादा तो पापा का तो ये रहता था कि पढ़ना है, कोई कुछ नहीं कहेगा, पढ़ो जितना पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे। तो ये था कि मम्मी पापा सपोर्टिव थे, तो कोई दिक्कत नहीं हुई वैसे पढ़ाई वढ़ाई में। है ना? तो ऐसे फॉर बीइंग ए टीचर, ऐसे जो भी फैमिली वाले लोग हैं, उनको मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो मम्मी पापा हैं, ऐसे मम्मी पापा पे बहुत प्राउड होता है हम लोगों को, जो बच्चों को इतना टाइम देते हैं पढ़ने के लिए। कि बच्चों को जब तक आप टाइम नहीं देंगे, तब तक वो अपना एक दो बार जब आप एग्जाम देना शुरू करते हैं, आज के स्टैंडर्ड पे अगर आप कंपटीशन देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। तो आप थोड़ा सा इस चीज का, मैं फैमिली लोग वाले लोगों को जो ज्यादा प्रेशर बनाते हैं, उससे अच्छा है कि आप बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट करें, है ना? एक क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब आप फिजिकल की तैयारी कर रही थी, फिजिकल की तैयारी कैसे की? एक ये भी लड़कियों के लिए बड़ा टफ हो जाता है कि फिजिकल की तैयारी, तो वो कैसे की आपने, कहाँ से शुरुआत की? फिजिकल की तो मेरा पेपर था जब ये जीडी का, उसके पहले दिल्ली पुलिस का निकल गया था, तो उसके लिए तो तैयारी करनी थी। इसका ये था कि पेपर दे के आए थे, तो लग रहा था कि ठीक ठाक होगा, कोई ना कोई तो पोस्ट मिल ही जाएगी। ये नहीं सोचा था कि ऐसे सब मिल जाएगी, ये सोचा था कि कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। तो फिजिकल की तैयारी पेपर से तुरंत स्टार्ट कर दी थी। इसका इसी के पेपर का वेट कर रहे थे कि जीडी का जैसे ही होगा, दिल्ली पुलिस के लिए था, तो फिजिकल के ज्वाइन करना ही है, तो पास में ग्राउंड है, वहीं पर ज्वाइन कर लिया था। तो शाम का बैच होता था, तो फिजिकल के लिए जाने लग गए थे। फिर इसके बाद में इसकी आंसर की आई, तो इसमें ठीक ठाक थे। फिर इसके बाद में रिजल्ट आ गया, तो इसमें भी हो गया। तो ऐसे तो 2-3 महीने फिजिकल के लिए रनिंग रनिंग जाते रहे। अच्छा, ये बताइए, मतलब एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि फिजिकल तो मान लो आपने, जब आपका जीडी का आया उससे पहले लगभग आपका तैयार हो चुका था। हाँ। तो अब जब आपको ये 7वीं रैंक आपको मिल गई है, तो कैसा लग रहा है आपको ये हाँ, रैंक पाके? अच्छा लग रहा है 7वीं ऑल रैंक। इंडिया रैंक 7 जब आप पाते हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक तरीके से, कि आपको ऑल इंडिया रैंक 7वां मिला है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। ऑल इंडिया रैंक 7 आई है, तो ये क्या था कि फर्स्ट चॉइस थी, वो मिल गई, इससे थोड़ा सा और ठीक लगा। और पापा को भी यही चाहिए था कि ऐसे सब में हो जाएगा तो सही रहेगा, और इसी में हो गया, तो सब लोग खुश हैं, घर वाले भी खुश हैं और सब लोग खुश हैं। अच्छा, जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, आने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए अगर आप कोई सजेशन देना चाहोगे, तो क्या सजेशन देना चाहोगे? पहले तो क्या है कि अपने टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लो, जिसमें दिक्कत हो रही है, और एक साइड से पूरे सारे क्लियर कर लो। इसके बाद में जितना हो सके प्रीवियस ईयर दो, सारे प्रीवियस ईयर देते रहेंगे तो, और प्रीवियस ईयर से ही फंसेगा। अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर देने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर उसमें भी जो कोई दिक्कत हो रही है, तो उसको नोट करते जाओ अपना, और वो पेपर के टाइम उसको रिवीजन करो अच्छे से, और बिल्कुल
आराम से पेपर देने जाओ, अच्छे से हो जाएगा। चलो, यहाँ से हम आप लोगों को इतना बताना चाहेंगे कि ये जो एस्पिरेंट हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 7 पाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मेहनत की है इसको यहाँ तक पाने के लिए। तो आज के लिए मैं ये जो ऑल इंडिया रैंक 7th है, वो बहुत जल्दी मैं आपको ऑल इंडिया रैंक 8 जो है, वो अंशिका शुक्ला लड़की है, वो भी हमारे ही संस्थान से, अपने ही इंस्टीट्यूट से है। तो बहुत जल्दी उनके साथ भी मीटअप कराएंगे। तो आप लोग भी इस तरीके से लगातार मेहनत करते रहिए और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी इस तरीके के जो ऑल इंडिया रैंक है और जो सिलेक्शन है वो हम कंटिन्यूअसली देते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।